स्टूडेंट्स, हमारा जो ये न्यू चैप्टर है मैकेनिक्स के अंदर सेंटर ऑफ मास नाम से को हम पढ़ते हैं। इसी के अंदर हम लोग लीनियर मोमेंटम और जो कोलिजन का कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ मास से डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता ही है, बट इसका उतना सीधा क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास के बजाय इसका इम्पोर्टेंस इस बात से ज़्यादा होता है क्योंकि ये नहीं आया तो फिजिक्स नहीं आएगा, राइट। फिजिक्स में पूरे फिजिक्स के अंदर सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट लगते ही रहते हैं, हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मोमेंटम वाला जब पार्ट तो इम्पोर्टेंट है ही, और कोलिजन से भी एक क्वेश्चन आता ही है। तो ये तीनों पार्ट से लगभग 3 क्वेश्चन आने के चांसेज रहते हैं। और अगर इससे डायरेक्ट नहीं आता है तो तुम ये मान के चलो कि रोटेशन नाम के जो चैप्टर है इससे अगला, उसमें ये पूछ लेंगे। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखो, बार बार रिवाइज करते रहा करो। कोई भी चैप्टर छोड़े तो ये होता है कि उसका दूसरे चैप्टर पे इम्पैक्ट आएगा। तो बात क्या होता है, हम सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ते हैं? सिंपल सी लॉजिक ये है कि जब भी तुम एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल देखते हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल किसको बोलते हैं, यानी बहुत सारे पार्टिकल हैं, मान लो M1 M2 M3 M4 M5 ऐसे करके बहुत सारे पार्टिकल हैं, उसको हम बोल देते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो जब भी हम लोग मोशन का स्टडी करते हैं, किसका, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, तो देखते हैं कि एक ऐसा पॉइंट हम मान के चलते हैं, इमेजिनरी पॉइंट, वो पॉइंट वैसा ही बिहेव करता है जैसा ये इंटायर मास ऑफ सिस्टम बिहेव करेगा। इंटायर मास ऑफ सिस्टम जैसा बिहेव करता है वैसा ही ये एक पॉइंट होता है, वो बिहेव करता है, ठीक है। यानी इंटायर मास ऑफ सिस्टम का क्या मतलब होता है, जो ये इंडिविजुअल पार्टिकल थे, अलग अलग जो पार्टिकल थे, बहुत सारे अलग पार्टिकल्स को इंडिविजुअल बोला जाता है। ये इंडिविजुअल पार्टिकल के मास को जो तुम सम कर दोगे, जोड़ दोगे, सम कर दो, सम ऑफ मास ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल, तो वो सिस्टम का मास हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है, देयर इज़ वन पॉइंट इन इट विच बिहेव्स एज द इंटायर मास ऑफ सिस्टम इज कंसनट्रेटेड देयर। और इसका जो मोशन होगा, समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूँ, कि मान लो ये इंटायर मास ऑफ, मान लो ये 4 पार्टिकल है, ठीक है, मान लो इसका मास है M1, इसका मास है M2, इसका मास है M3, इसका मास है M4। तो ये चारों के मास कितने हो जाएंगे, तो ये सिग्मा M हो जाएगा, यानी सबका मास का समेसन। और मान लो ये एक ऐसा पॉइंट है, वो ऐसा बिहेव करता है जैसा कि ये सारे मास जो हैं वो इसी पॉइंट पे रखे हुए हैं, ठीक है। और जो इसका मोशन होगा, इस पॉइंट का मोशन वो सेम होगा जैसा कि ये बाकी सारे पार्टिकल के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है, फोर्स जो लग रहे हैं इन सारे पार्टिकल पे, और उन सब का जो एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसका क्या इफेक्ट होगा, वैसा ही इफेक्ट इस पे भी होता है, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। तो देखो, लिखो इसका डेफिनेशन, देयर इज वन पॉइंट इन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बीच में एक पॉइंट होता है, एज द इंटायर मास ऑफ द सिस्टम का पूरा मास इज कंसनट्रेटेड, यानी एक ही पॉइंट पे दिखेगा ऐसा, इज कंसनट्रेटेड देयर, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम पूरे मास को कंसनट्रेटेड मान सकें, एंड इट्स मोशन, और ये जो पॉइंट है मोशन इज सेम, मोशन जो है सेम होगा, एज वुड इंस्यू, जैसा कि होगा, इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स, resultant of all the forces acting on all the particles were directly applied to it। क्या मतलब हो गया, ये देखो, ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास है, ये पॉइंट होगा, एक इमेजिनरी पॉइंट होगा, वहाँ पे हम सारे मास यानी सिग्मा M, यानी M1 जोड़ M2 जोड़ M3 जोड़ M4, ये पूरे मास को हम यहीं पे मान लेंगे
और मान लो कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था F2, इसके ऊपर लग रहा था F1, इसके तरफ कुछ भी लग रहा था F4, इस पे कुछ भी लग रहा था F3। तो जो रिजल्टेंट होगा इन सब फोर्स का, रिजल्टेंट जो होगा फोर्स का, चारों फोर्स का, मान लो R, वो कहाँ पे लगता हुआ मान लेंगे हम, तो वो सेंटर पे लगता हुआ मान लेंगे। तो यही जो एक पॉइंट होता है जहाँ पे तुम पूरे मास को कंसंट्रेटेड मानते हो, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ मास, मास का सेंटर। मेनली हम लोग कोलिजन के अंदर इसका काफ़ी सारा उपयोग करते हैं। तो अब बात करेंगे हम पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का, कि सेंटर ऑफ मास किस पोजीशन पे होता है। देखो, हम जब भी सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, किसका निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी बहुत सारे पार्टिकल्स का जो एक सिस्टम होता है उसका सेंटर ऑफ मास निकाला जाता है। तो मेनली हम 3 तरीके से ग्रुप में इसको पढ़ेंगे। एक तो हो जाएगा सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें 2 ही पार्टिकल हों। दूसरा जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और जो तीसरा हम पढ़ेंगे ग्रुप, ठीक है, वो देखेंगे कंटिन्यूअस बॉडीज। आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, कंटिन्यूअस बॉडीज। तो मेनली जो हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, उसको इजी बनाने के लिए हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को क्लासिफाई किया, किसमें, क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप। यानी जो भी सिस्टम हमको मिलेगा पार्टिकल्स का, वो इसी 3 में से मिलेगा, या तो 2 पार्टिकल सिस्टम होगा, या लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, या कंटिन्यूअस बॉडी होगा। ठीक, अब हम बात करेंगे बारी बारी से इन सब का। सबसे पहले देखते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल्स। मान लो 2 पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल का मास है m1 और दूसरा पार्टिकल का मास है m2। इनके बीच की जो दूरी है वो है d, स्मॉल d से इनके बीच की दूरी को दिखा दो। ठीक है। अब क्या है, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। तो मान लो कि किसी भी एक इससे, यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं पे इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पे, तुम इन दोनों को जो पार्टिकल को ज्वाइन कर रहा है, इस बीच में कहीं पे मान लो कि ये है सेंटर ऑफ मास। तो पहले वाले से जो दूरी है इसका, m1 से दूरी है r1 और m2 से जो दूरी है वो है r2, किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो होता क्या है ये देखो, पहला पॉइंट देखो कि जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एनी पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल से, मान लो m1 से जो सेंटर ऑफ मास है इसकी जो दूरी है r1, ठीक है, वो जो होता है डिस्टेंस, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। क्या मतलब हुआ इसका, यानी अगर जिसका मास ज़्यादा हो तो उससे दूरी जो होगा COM का वो कम होगा। क्या मतलब है कि मान लो ये ज़्यादा भारी है तो सेंटर ऑफ मास इसके नज़दीक आ जाएगा। यानी भारी, इसमें लिख लो अपने को हिंदी से कि भारी पार्टिकल के पास में पड़ता है सेंटर ऑफ मास। समझे? आगे देखो, तो क्या होता है कि ये जो है तुम्हारा R प्रोपोर्शनल होता है M के, तुम लिखोगे तो R1/R2 करोगे तो ये हो जाएगा M2/M1, क्योंकि उल्टा होता है ना। ये होता है पहला कॉन्सेप्ट, यानी कोना कोनी गुना कर दोगे तो M1 गुने R1 हो जाएगा M2 गुने R2। तो ये एक लाइन हो गया जो इम्पोर्टेंट है। तो अब तुम जानते हो कि अगर यहाँ से हम R1 की बात करें तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, M2/R2 डिवाइडेड बाय M1। सही बात है। अब क्या है हमारे पास
कि R1 प्लस R2 को हम लिख देते हैं D के बराबर। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है अगर R1 को देखोगे तो R1 यहाँ से आ जाएगा M2 गुने D डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। और ये कैसा आएगा तुम निकाल के देखो, इस मान को रख दो यहाँ से, R2 के बजाय रख दो D माइनस R1 और ये इधर पे डाल दो R2 की जगह, तुमको ये मिल जाएगा R1 बराबर इतना, और तुमको मिल जाएगा R2 इज इक्वल टू M1 गुने D बाय M1 प्लस M2। तो एक बात तुम देख रहे हो कि R2 क्या है, दूरी है किसका, सेंटर ऑफ मास का। कहाँ से, M2 वाले से। M2 मास से जो ये दूरी है सेंटर ऑफ मास का वो R2 है। R2 निकालने के लिए ऊपर में M1 रखना पड़ता है, तो लिख लो कॉपी में, याद करो बार बार इसको। तो R1 क्या है यहाँ पे। एक चीज़ और, अगर पहला बात, अगर R1 बराबर R2 हो जाए तो क्या होगा, ये दोनों को रख दोगे R2, तो R1 बराबर R2 होगा तो ये हो जाएगा D बाई 2 के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे R रख दो ये हो गया D, तो 2R बराबर D, तो R बराबर D बाई 2। यानी अगर ऐसा आ गया कि R दोनों से सेंटर ऑफ मास की जो दूरी है बीच में वो दोनों से ही बराबर है, तो इसका मतलब है कि दोनों मास भी क्या हो जाएगा, M1 बराबर हो जाएगा M2 के। ये बात ध्यान रखना। दूसरा बात जो बोलना है मेरे को वो ये है कि अगर R1 बड़ा हो जाए R2 से, इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास से पहले पार्टिकल की दूरी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, जो मास 1 हो जाएगा वो कम हो जाएगा मास 2 से। सिमिलरली अगर R2 बड़ा हो जाए R1 से तो क्या होगा, जिसका दूरी बड़ा वो मास छोटा, तो M2 हो जाएगा छोटा M1 से। ये बात ध्यान में समझ में आ रहा है। यानी एक लाइन लिख लो कि जो सेंटर ऑफ मास इज नियरर टू द पार्टिकल हैविंग लार्जर मास, यानी वो पार्टिकल जिसका मास ज़्यादा है, लार्ज है, तो उससे सेंटर ऑफ मास की दूरी कम होगी। मोटे आदमी के पास में मिलेगा सेंटर ऑफ मास, ऐसा याद करने के लिए सोचो, जिधर मास उधर सेंटर ऑफ मास, जिसका मास ज़्यादा उधर सेंटर ऑफ मास, तो दूरी कम। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो यहाँ पे R1 हमारा क्या था, R1 था डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1, और R2 था डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M2। ये बात समझ में आ गया। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो किसके नियर मिलेगा, इसका मास लार्ज है। तो इसी लगे हाथ एक सवाल बना लेते हैं हम लोग। दे दिया हुआ है कि 2 पार्टिकल जिसका मास है 1 kg, मान लो M1 का मान दे दिया है 1 kg एंड 2 kg, और इससे क्या है एक 2 kg मास का है, तो इसको हम बोल देते हैं M2। बोलता है ये x इजिकल टू 0। अब देखो यहाँ पे तुम कोऑर्डिनेट बनाना जानते हो। यहाँ पे मान लो ये x एक्सिस इधर की तरफ है, ये x एक्सिस। कह रहा है x का मान यहाँ पे 0 है पहली वाले के लिए, और दूसरे के लिए x का मान है 3, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 3। तो बोल रहा है कि बता दो फाइंड द पोजीशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। तो मान लो कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास, उसकी इससे दूरी मान लो x। तो तुमको पता है, क्या पता है कि जो M1R1 होता है वो होता है M2R2। तो पहला मास है 1, उससे दूरी है सेंटर ऑफ मास का x इज इक्वल टू हो जाएगा M1R1 बराबर होता है M2R2। तो ये मान लो ये इतना दूर x है, पूरा 3 था, तो ये दूरी कितना आएगा, 3 घटे x आएगा, नहीं आएगा। तो M1 यानी 1 गुने x बराबर हो जाएगा M2 मास कितना था, 2 गुने 3 घटे x, यहाँ से हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 2x, 2x इधर आ गया, 3x बराबर 6, x का मान हो गया 2 मीटर। ये हो गया तुम्हारा आंसर।
यानी जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इधर के तरफ से कितनी दूरी पे आएगा, 2 मीटर की दूरी पे, यहाँ पे 2 पे आएगा। ये समझ गए तुम। ये था हमारा पहला टाइप। अब हमारे पास है दूसरा टाइप कि पोजीशन निकालना है सेंटर ऑफ मास का जब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हो, यानी पार्टिकल की संख्या क्या है अभी ज़्यादा है। तो क्या करना है, मान लो तुम्हारे पास n पार्टिकल्स हो और जिनके मास जो दे दिए हैं, क्या क्या दे दिए हैं, तो मास जो दे दिए हैं वो है m1 m2 m3 ऐसे करके mn तक, और इनकी जो पोजीशन वेक्टर है यानी इनका जो लोकेशन है सारे मास का कि कहाँ कहाँ पे रखा है, तो m1 के लिए है r1, m2 के लिए r2, m3 के लिए r3, ऐसे ही ये है rn। ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। तो अगर तुमको पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है इस सिस्टम का, तो वो हो जाएगा फार्मूला से m1 r1 जोड़ m2 r2 जोड़ ऐसे करके mn rn डिवाइडेड बाय पूरा मास, यानी m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस कहाँ तक mn तक। तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, हम लिख देते सिग्मा m i r i का मान 1 से लेके n तक, क्यों 1 1 रखो तो m1 r1, i का मान 2 रखोगे तो m2 r2 डिवाइडेड बाय सिग्मा m i कहाँ से कहाँ तक i इक्वल टू 1 से लेके n तक, क्योंकि i का मान 1 रखोगे तो जगह m1 m2 m3 ऐसे करके mn तक। तो ये बात तुम समझ गए। तो देखो कभी भी जो पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है x कंपोनेंट जिसको i कैप से दिखाते हैं, फिर होता है y कंपोनेंट जिसको j कैप से दिखाते हैं, फिर होता है z कंपोनेंट जिसको k कैप से दिखाते हैं। तो अगर मेरे को r i निकालना है तो ये x i i कैप, y i j कैप, z i k कैप ऐसा होगा। यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा तो उसके लिए हमको x कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा पहले सेंटर ऑफ मास का, फिर मेरे को y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा जिसको j कैप में दिखाएंगे, फिर मेरे को z कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास का जिसको k कोऑर्डिनेट से दिखाएंगे। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, तो ये कर दोगे m1 गुने x1 जोड़ m2 गुने x2 ऐसे करके mn गुने xn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस ऐसे करके mn तक। यानी हम बोल सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ mi गुने xi डिवाइडेड बाय पूरा मास कैपिटल M लिख दिया, i का मान 1 से लेके n तक। ऐसे जो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा सिग्मा mi yi i का मान 1 से लेके n तक डिवाइडेड बाय पूरा मास। सिमिलरली जो z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या हो जाएगा mi zi डिवाइडेड बाय i इक्वल टू 1 से लेके n डिवाइडेड बाय पूरा मास m। कैपिटल M क्या है यहाँ पे, पूरा मास। तो अब हम देखेंगे इस तरीके से जब हमको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ रहे बहुत सारे पार्टिकल का, तो हम कैसे उसके 3 कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट, और तीनों मिला के बनता है सेंटर ऑफ मास। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पार्टिकल जिसका पहले का मास है 1 kg, दूसरे का मास है 2 kg, तीसरे का मास है 3 kg। पोजीशन वेक्टर r1 दिया है, r2 दिया है, r3 दिया है। तो हमको बताना है इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। तो देखो तुम जानते हो कि जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या होता है m1 गुने r1 जोड़ m2 गुने r2 जोड़ m3 गुने r3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये तो होता है तो रख दो।
तो m1 प्लस m2 प्लस m3, पहले का मास है 1, दूसरे का मास है 2, तीसरे का मास है 3। गुना करो पोजीशन वेक्टर से ऊपर में, तो 1 को गुना करना पड़ेगा तुमको। पहला पोजीशन वेक्टर दिया है i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, ये हो गया पहले से गुना, जोड़ का चेन लगाओगे। दूसरा मास है 2, तो 2 से गुना करो तो 2r2 दिया हुआ है i कैप जोड़ j कैप जोड़ k कैप, फिर तीसरा लगाओगे तो प्लस 3 गुणे तीसरे का दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, तो i कैप जोड़ 4j कैप जोड़ k कैप प्लस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप डिवाइड हो 3 2 5 1 6, सारे i कैप को एक पास में ला दो तो हो जाएगा 9i कैप जोड़ 3j कैप माइनस 3k कैप डिवाइडेड बाई 6, यानी जो हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, सब में डिवाइड कर दो तो 9/6 यानी हो गया 3, यानी 1/2 कॉमन ले लोगे, 3 से सबको काट दिया, 3i कैप जोड़ j कैप माइनस k कैप, ये हो गया था हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये बात समझ गए? आगे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है हमारे जेईई मेन का, ठीक है। उसमें क्या दिया हुआ है समझो। उसमें दिया हुआ है 3 पार्टिकल जिसका मास है 50 ग्राम, यह है m1, 100 ग्राम यह है m2 और तीसरा है 150 ग्राम m3, प्लेस्ड एट दी वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या मतलब होता है इक्विलेटरल का, कि इक्विलेटरल का मतलब सिंपली होता है तीनों साइड बराबर, ऑल साइड इक्वल, समझ गए, तीनों साइड होंगे बराबर। तो हमको बोल रहे हैं, और साइड का जो मान है वो दे दिया है 1 मीटर। हमको बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बता दो। तो तुम जानते हो, देखो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमको हर एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर चाहिए होता है, m2r2 प्लस m3r3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी हमको पोजीशन वेक्टर तीनों का चाहिए। अब एक बात देखो, ये क्वेश्चन में तुमको नहीं भी दिया होता कि एंगल कितना होता है, तो तुमको पता है कि ये जो समबाहु त्रिभुज होता है इक्विलेटरल, इसका एंगल होता है 60 डिग्री। तो एक काम करो, हमको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो हमको एक बात बताओ, ये तीनों पार्टिकल का क्या तुम x y z कोऑर्डिनेट बता सकते हो? तो पहला वाला तो देखो ओरिजिन पे रखा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा 0 और y कोऑर्डिनेट भी होगा 0, ठीक। दूसरे का अभी भी ये x एक्सिस पे है, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, x कोऑर्डिनेट कितनी दूरी दी हुई है, ये पूरा दूरी जो दिया हुआ है हमको वो दिया है 1 मीटर, साइड है ना, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है 1, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0। रह गया ये तीसरा पार्टिकल, तो हमको ये पता है कि ये दूरी जो है वो 1 मीटर है। हमने एक समकोण त्रिभुज डाल दिया, तो हमको ये कर्ण पता है, लंब निकालना है, ये लंबाई निकालना है, क्योंकि इसके जो दो कोऑर्डिनेट होंगे x और y, इस पार्टिकल तीसरे के m3 के, वो हमको बताने हैं। तो जो x पे होगा वो तो ये आधा हो जाएगा, क्योंकि पूरा 1 मीटर है, तो ये दूरी हो जाएगी 0.5 मीटर यहाँ तक की, इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0.5 मीटर। लेकिन हमको ये y कोऑर्डिनेट भी बताना है, ये लंब की जो ऊंचाई है वो बतानी है। तो देखो तुमको पता है लंब निकालना है, कर्ण दिया है तो साइन थीटा लगाएंगे, तो ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा। ये ऊंचाई मान लो h है पूरी, ये ऊंचाई h है,
तो हो जाएगा h डिवाइडेड बाय कर्ण का ऊंचाई है 1, साइन 60 का मतलब होता है √3/2 बराबर हो गया h। तो हमको यहाँ से ये मान आ गया √3/2। तो यहाँ से हमको तीनों पार्टिकल के x y z कोऑर्डिनेट पता चल गए। तो हम सेंटर ऑफ मास का निकाल सकते हैं क्या? तो हाँ, निकाल सकते हैं। पहले निकालेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा m1। m1 का मान कुछ भी हो, x कोऑर्डिनेट उसका 0 है, जोड़ m2 का मान कितना है, यहाँ पे m2 का मान है 100 ग्राम, 100 ग्राम रखो, गुणे x कोऑर्डिनेट कितना है इसका 1, जोड़ m3 का मान है 150 ग्राम, गुणे इसका x कोऑर्डिनेट है आधा 0.5, डिवाइडेड बाय तीनों मास। तो पहला मास था 50, दूसरा था 100, तीसरा था 150। तो यहाँ से तुमको x कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का, वो आ जाएगा 7/12 I कैप। देखो, मास को ऊपर भी ग्राम में रखा तो नीचे भी ग्राम में रख दिया, तो मास कट जाएगा, खाली बचेगा मीटर में। तो वैसे ही तुम y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालोगे। तो देखो, ये जो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा? तो ये होगा m1y1, यानी पहला मास कितने का है, पहला मास जो है तुम्हारा 50 गुने y1। तो y1 कितना है 0, पहला कोऑर्डिनेट, जोड़ m2 है 100 गुने इसका भी y कोऑर्डिनेट है 0, गुणे m3 है 150 गुने इसका y कोऑर्डिनेट है √3/2, डिवाइडेड बाय तीनों मास। तो 150 150 300 ग्राम, दोनों ग्राम ग्राम में रखा है। तो ये होगा 0, ये होगा 0, 150 से हो गया 2, यानी √3/4। तो यानी y कोऑर्डिनेट आ गया तुम्हारा √3/4। तो अब जब तुम सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये तो होगा x I कैप, तो x कोऑर्डिनेट है 7/12 I कैप, जोड़ √3/4 j कैप। तो ये हो गया कौन सा ऑप्शन, 7/12 √3/4, यानी ये हो गया तुम्हारा 8 का जो है तुम्हारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम बात करेंगे 11.3। ये क्वेश्चन क्या है, 4 पार्टिकल, मास दे दिया 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, आर प्लेस्ड एट 4 वर्टिसेज ABCD ऑफ ए स्क्वायर जिसका साइड है 1 मीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल। देखो, जब भी ऐसा करके दे तो तुम एक x एक्सिस और एक y एक्सिस ड्रॉ कर लेना। अब क्या बोल रहे हैं, एक स्क्वायर है, तो मान लो यहाँ से स्टार्ट करो स्क्वायर को, तो स्क्वायर ऐसा दिखेगा। स्क्वायर के सारे साइड बराबर होंगे, यानी सारे साइड होंगे 1 मीटर के, ये भी होगा 1 मीटर और ये भी हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है। तो यानी हमको कोऑर्डिनेट लिखने हैं चारों पॉइंट के। तो यहाँ पे मान लो है 1 kg, यहाँ पे है 2 kg, यहाँ पे है 3 kg, ठीक है, यहाँ पे है 4 kg। तो सिंपल सा है, कोऑर्डिनेट लिख दो। तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0, इस कोऑर्डिनेट का मान हो जाएगा 1,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y का मान 0 होता है। ये हो जाएगा 1,1 और ये हो जाएगा 0,1, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस y के ऊपर x का मान 0 होता है। तो यहाँ से तुम जब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखोगे तो एक तो x आएगा, एक y कोऑर्डिनेट आएगा। x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, m1 गुने x1 यानी 1 गुने 0, जोड़ m2 है 2 किलो गुने x है उसका 1, जोड़ m3 कितना है मास 1 गुने 3, सॉरी ये 3 गुने 1 है, जोड़ यहाँ पे है 4 गुने 0, डिवाइडेड बाय सारे मास मिलके 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4। यहाँ से जो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का हो जाएगा 2 + 3 यानी 5 डिवाइडेड बाय 10, यानी आ जाएगा 1/2 मीटर, यानी आ जाएगा 0.5 मीटर। y कोऑर्डिनेट लिखोगे तो m1 गुने y1 यानी 1 गुने 0, जोड़ m2 कितना है 2 गुने 0, जोड़ m3 है 3 गुने 1, जोड़ m4 है 4 गुने 1, डिवाइडेड बाय सारे मास मिला के 10 kg। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा
3 4 7/10 यानी y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 7/10, 3 4 7/10 जे कैप। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो तुम सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कहीं पे आएगा, कैसे, x एक्सिस पे आधा मीटर पे यानी यहाँ पे, और y एक्सिस पे 0.7 यानी यहाँ। तो ये यहाँ पे कोई एक पॉइंट आएगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0.5, 0.7। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। ये पॉइंट है जो जिसको तुम बोलोगे सेंटर ऑफ मास। ये समझ गए, आगे बढ़ेंगे। देखो इसका आंसर अलग भी हो सकता है, अगर तुम अलग अलग मास को अलग अलग जगह रख दोगे तो मान अलग आ सकता है। अब जो क्वेश्चन है वो जेईई मेन का क्वेश्चन है, ये आ चुका है जेईई मेन 2020 के अंदर। इसमें हमको बोल रहा है कि 3 पॉइंट पार्टिकल जिसका मास 1 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो, प्लेस एट 3 कॉर्नर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज है, इसका साइड दे दिया 4, 3 और 5 एज शोन इन फिगर। तो हमको बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास बता दो सिस्टम का। 1 किलो वाले मास से रिफरेंस लेके बताना है हमको, 1 kg वाले मास से बताना है। चारों ऑप्शन देखो दिया हुआ है, किधर राइट में पड़ेगा, कितना एबव पड़ेगा 1 kg मास से। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ले आएंगे, एक्स वाई वाले कोऑर्डिनेट पे। यहाँ पे हम ले लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, इस पे ले लेंगे वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे हमारा पार्टिकल को रख देंगे। तो वो जो 1 kg वाला है उसको हम मान लेंगे कि ये ओरिजिन पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लेंगे 0,0। फिर ये दूरी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका जो आ जाएगा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,0। कितना किलो का है ये, 1.5 किलो का। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा कितना, 2.5 किलो वाला, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो है 4 और x कोऑर्डिनेट है 0। इस तरीके से हमने तीनों मास का x y z कोऑर्डिनेट निकाल लिया है। सेंटर ऑफ मास का निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा वह m1 × x1। पहला मास है 1 किलो, उसका x कोऑर्डिनेट है 0। फिर दूसरा मास है 3 किलो, उसका 3 है उसका x कोऑर्डिनेट, गुने 1.5 किलो का मास है जो 2.5 किलो वाले का है 0 कोऑर्डिनेट। तीनों मास को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 1.5 यानी हो गया 2.5, 5 किलो। तो यानी ये हो गया 3 × 0.5 यानी 1.5। तो ये आ गया, अब ये कितना आ गया, 1.5 × 3 आ गया ना, तो 0.9 आ गया, ये 0.9 सेंटीमीटर आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। और जो वाई कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया m1 है 1 × 0, जो m2 है 1.5 × 0, जो m3 है 2.5 × 4 / 5। तो 5 से 5 × 20 यानी 2 सेंटीमीटर। तो देखो यानी इसका जो 1 किलो वाले को जब हम ओरिजिन मानेंगे तो हमारा सेंटर ऑफ मास जो आ रहा है वही एक्स एक्सिस पे 0.9 की दूरी पे और वाई एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0.9, 2 यानी कितना ऊंचा है, तो 2 सेंटीमीटर एबव और कितना 0.9, तो 0.9 और 2, तो ऐसा ऑप्शन एक ही है, वो है ऑप्शन बी, जो कि हम बोल देंगे 0.9 सेंटीमीटर राइट। यानी दाहिनी तरफ 1 किलो वाले मास के दाहिनी तरफ में 0.9 पे, और ऊंचाई कितनी, तो 2 सेंटीमीटर। देखो तो कितना बेसिक क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तुमको। अब देखो हमने 2 देख लिए, पहला हमने क्या देखा था जिसमें 2 सिस्टम पार्टिकल था। अब हम देखेंगे कंटिन्यूअस बॉडीज़ का। वैसे बॉडीज जो शेप में कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। यानी यहाँ पे कंटिन्यूअस बॉडीज़ का मतलब क्या है, वो बॉडी जिसका जो मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। इस केस में क्या होता है कि तुम जो समेसन करते थे, जोड़ करते थे m1 x1 m2 x2, तो अभी जो समेसन का था तुम्हारे फार्मूला में उसको रिप्लेस कर दोगे इंटीग्रेशन से। समेसन को किससे रिप्लेस कर दोगे, इंटीग्रेशन से।
अभी क्या करोगे, अभी एक स्मॉल एलिमेंट मानोगे तुम, स्मॉल एलिमेंट जिसका मास होगा डीएम, डीएम जो होगा वो होगा मास एलिमेंट का, और उसका जब तुम एक्स कोऑर्डिनेट निकालोगे, वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे और जेड कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या आएगा। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तुम क्या करना, एक्स गुणे डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम। और इंटीग्रेशन डी एम का सिंपल सा मतलब क्या होता है वो समझो, पूरा मास जो कैपिटल एम है वो। तो जब भी तुमको कंटिन्यूअस बॉडीज़ के लिए निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, तो इंटीग्रेशन एक्स डी एम बाय पूरा मास यानी एम। वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे वाई डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम, यानी ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन वाई डी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। यह है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। और जो जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन जेड डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम, यानी जिसका मतलब भी होता है फिर से पूरा मास। तो क्या तुम ये फार्मूला समझ पा रहे हो कि ये जो हम इंटीग्रेशन m1 x1 करते थे सिग्मा लगा के, उसके बजाय अभी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। dm क्या है, ये मास है स्मॉल एलिमेंट का, और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, देखो dm जो है यहाँ पे वो है मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, और जो x, y, z है ये है हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एलिमेंट। समझ रहे हो। अब मोस्टली क्या होगा कि जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास वो लाइज ओवर पार्टिकल इटसेल्फ, ऐसा क्या होगा मोस्टली। क्या हमेशा जो सेंटर ऑफ मास है वो मास वाले बॉडी के ऊपर ही लाई करेगा, इसका आंसर है नो। सेंटर ऑफ मास कैन लाई एनीवेयर, कहीं भी हो सकता है, वहाँ भी जहाँ पे मास है ही नहीं वहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास हो सकता है। हमने ऑलरेडी देखा था, हमने ऑलरेडी क्या देखा था कि जब ये दो बॉडी यहाँ और यहाँ रखा रहता था तो सेंटर ऑफ मास इसके बीच में आता था, वहाँ पे एक्चुअली में मास है भी नहीं, वहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास लाई कर सकता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सेंटर ऑफ मास जो होगा बॉडी का वो हमेशा बॉडी के ऊपर रहेगा या जहाँ पे मास है वहीं पे रहेगा। इसका आंसर है नहीं, ये कहीं पे भी हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड का। हमारे पास एक रॉड है, मान लो जिसका मास, ये रॉड है, ठीक है, इसका मास मान लो है m, और इस रॉड का जो पूरा लेंथ है वो है l, और ये रॉड रखा हुआ है x एक्सिस के ऊपर, यानी इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। तो पहला एंड जो रखा है वो रखा है x इजिकल टू 0 पे, तो दूसरा एंड चूँकि ये l लंबाई का है तो दूसरा एंड का जो x कोऑर्डिनेट अपने आप हो जाएगा वो हो जाएगा l के बराबर, ठीक है। तो हमको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हम क्या करते हैं, देखो ये यहाँ से इस वाले पॉइंट से हम एक x दूरी पे जाएंगे और एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे ऐसा करके। कंफ्यूज मत हो, आराम से देखो, ये रॉड है, इसका ये छोटा सा जो इसका लंबाई है वो है dx, जो हमने छोटा सा एलिमेंट कट किया ना टुकड़ा, उसका लेंथ है dx, और ये हमारे ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, x दूरी पे। तो एक बार देखो, एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, यानी ये हो गया मास डिवाइडेड बाय लेंथ।
इसको हम लिखते हैं लैम्डा से, यानी पूरा मास डिवाइडेड बाय पूरा लेंथ क्या हो गया, मास डिवाइडेड बाय लेंथ। तो एक बात बताओ, ये पूरा लेंथ L है तो मास है m, तो हमने जो टुकड़ा लिया है उसका लेंथ तो केवल dx है, तो उसका मास कितना होगा, हो जाएगा m/l गुने dx। और ये dx लेंथ का जो मास होता है छोटे टुकड़े का, ds लेंथ का जो मास है उसी को हम नाम दे देते हैं dm, यानी हमारा जो मास ऑफ एलिमेंट है, जो छोटा टुकड़ा है, उसको हमने बोला है dm, और ये जो छोटा मास है उसका होता है लेम्डा गुने dx। लेम्डा कितना था, m/l, dx क्या था, इसका लेंथ, तो हमको dm मिल गया क्या, यस मिल गया। तो हमको बताओ कि इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा, जो सेंटर ऑफ मास का आएगा, एक्स एक्सिस पे जो आएगा वो आएगा एक्स कोऑर्डिनेट गुने जीरो। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे रखा है तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा ही। तो हमको केवल एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, और वो उसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन एक्स डीएम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डीएम। इंटीग्रेशन डीएम का मतलब हो जाता है m, तो m डिवाइड हो गया इंटीग्रेशन x। अब ये dm के जगह हम रख देंगे m/l गुने dx। तुमको पता है यहाँ पे मास और लेंथ तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे m/l और ये नीचे में m था ही, बाहर आ गया, अंदर में केवल बचा x गुने dx। अब एक बात समझो, ये जो दूरी है x, जिसको हम यहाँ से दूरी दिखा रहे हैं, जब हम ये रॉड के ऊपर देखेंगे तो ये x का मान कहाँ से कहाँ हमको मिलेगा, तो इस पॉइंट पे मिलेगा x = 0। अब बढ़ते 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 जब यहाँ पे आएंगे तो x मिलेगा l, यानी x का मान यहाँ पे 0 से लेके l तक में वेरी कर रहा है। तो चलो, तो m से m कट गया, 1/l आ गया। अब ये x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, इसमें एक बार 0 रखो एक बार l रखो, तो ये आ जाएगा l²/2 डिवाइडेड बाई l, एक l कट जाएगा, ये आ जाएगा l/2। यानी हमको x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल गया l/2, समझ रहे हो। y कोऑर्डिनेट मिल गया 0, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल गया 0, z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल गया फिर से 0। क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस पे रखा था, यानी जो हमारा सेंटर ऑफ मास मिला है सेंटर ऑफ मास लाइज एट सेंटर ऑफ द रॉड, यानी हमारा जो रॉड का जो सेंटर है वहाँ पे हमको क्या मिल गया, आधा दूरी पे l/2 दूरी पे सेंटर ऑफ मास। कब, जब हमारा रॉड यूनिफॉर्म था। यूनिफॉर्म का मतलब क्या था कि पूरा मास पूरे में बिखरा हुआ था समान रूप से, ऐसा नहीं था कि कहीं पे मोटा है कहीं पे पतला, ऐसा नहीं था, समझ गए बात। इसी तरीके से प्रोसीडिंग इन सिमिलर मैनर हम लोग बाकी सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी बीच में हमको मिल गया है कुछ क्वेश्चन जो हम देखेंगे। इस क्वेश्चन का नाम है क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोलता है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आर ऑफ एन एसिमेट्रिक यूनिफॉर्म बार ऑफ निग्लिजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज शोन इन फिगर, ये हमको निकालना है। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद, आगे चलो। तो हमने सेंटर ऑफ मास जो था एक यूनिफॉर्म रॉड का वो देख लिया है, ठीक। कितना आ गया था वो, l/2 के बराबर आ गया था, ठीक। तो ये हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग। रिंग है, रिंग तुम जानते हो और डिस्क जानते हो, दोनों का अंतर समझो।
ये जो चूड़ी होता है जो पहनते हैं लोग, चूड़ी जो होता है, चूड़ी वो है तुम्हारा रिंग। डिस्क क्या होता है, रोटी देखे हो उसको हम बोलते हैं डिस्क। अंतर समझो दोनों में, DISC। अभी हम सेमी सर्कुलर यानी इस तरीके का जो आधा है, पूरा सर्कल नहीं है, ये आधा है, वैसे रिंग की हम बात कर रहे हैं। तो तुम एक चीज़ देख सकते हो कि जब सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हमारे पास आता है, ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग जो भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है हमारे पास में उसका हम देख लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो तुम इससे थोड़ा तुमको आइडिया लग जाएगा कि सेंटर ऑफ मास जो होता है अपने पास में, एक सेकेंड थोड़ा सा देखो, हम लोग बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सम वेल नॉन रिजिड बॉडीज। हमारे पास जितने भी रिजिड बॉडी होंगे, जैसे हमने रॉड का देखा था कि उसका जो रॉड का सेंटर था वही उसका, यानी जो L/2 दूरी था वही उसका सेंटर ऑफ मास हो गया था। उसी तरीके से हम लोग कुछ नॉन रिजिड बॉडी का हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहला आता है जो सेंटर ऑफ मास आएगा, यूनिफॉर्म। इस शब्द का महत्व है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान रूप से मास का डिस्ट्रीब्यूशन, मास का डिस्ट्रीब्यूशन। तो मान लो अपने पास एक रेक्टेंगुलर है, एक स्क्वायर है और एक सर्कुलर प्लेट है। इन सब का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई करेगा, स्क्वायर का भी सेंटर और रेक्टेंगल का भी सेंटर। तो सेंटर पे ही आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, किसके केस में, अगर तुम्हारे पास रेक्टेंगुलर हो, पूरे स्क्वायर हो या सर्कुलर प्लेट हो। उस तरीके से जब तुम एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग का देखोगे तो ये जो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से देखोगे, सेमी सर्कुलर रिंग की बात कर रहे हैं अभी, ये जो रिंग का आता है वो 2r/π की दूरी पे आता है नीचे से। अगर तुम इसके सेंटर से देखोगे सेमी सर्कुलर रिंग का तो कितने डिस्टेंस पे आएगा, 2r/π पे। अगर तुम डिस्क पे देखोगे, सेमी सर्कुलर डिस्क, डिस्क का मतलब समझे रोटी जैसा, आधा रोटी है ये, उस केस में ये 4r/3π की ऊंचाई पे पाया जाएगा। ये दूरी जो है 4r/3π होगा अगर सेंटर से देखोगे। यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क जो होगा वो 4r/3π पे मिलेगा तुमको। अगर तुम हेमी स्फेरिकल, हेमी स्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला, आधा गोला, गेंद देखे हो फुटबॉल, वो आधा अगर फुटबॉल जैसा है ये, तो उसका r/2 पे लाई करेगा ये फ्रॉम इट्स सेंटर। और ये जो लाइन होता है ना, इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, क्योंकि इसके अबाउट अगर तुम यहाँ से इसको मोड़ दो तो इसके ऊपर आ जाएगा। यानी इधर का भाग दोनों लगभग सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये बात समझ में आ रहा है? तो कितने दूरी पे आता है, अर्धगोले का r/2 पे आता है। अगर सॉलिड है, वो देखो वो क्या था, सेल था, खोखला था, होलो था, तो r/2 पे आया। अगर सॉलिड है यानी अभी भरा हुआ है ये, तो 3r/8 पे आता है। और देखो ये मान तुमको याद रखना है, जो भी बता रहे हैं वो मान तुमको याद रखना है कि कितने पे आता है, 3r/8 फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये बात समझ रहे हो? तो हमने अलग अलग रिजिड बॉडी का देखा कि कौन सा कहाँ पे आता है। अब क्या होता है देखो, इन सब का डेरिवेशन भी हम लोग करते हैं, इन सब का हम लोग डेरिवेशन कर सकते हैं कि ये जो मान आया वो कहाँ से आया। तो अब डेरिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है वो समझो। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, कई बार हमको क्या करना पड़ता है,
क्वेश्चन जो एडवांस के एग्ज़ाम में आता है। अब देखो नीट के लिए तो डेरिवेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें सीधा फार्मूला पूछता है, बट एडवांस के अंदर या दूसरे एग्ज़ाम्स में हमको डेरिवेशन भी पूछ लेता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सेमी सर्कुलर रिंग इसका कैसे निकालें। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास इस रिंग का, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। यानी ये जो हाफ रिंग तुमको दिया हुआ है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इस कारण से इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। यानी हमको केवल वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, हमको केवल वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो एक बात, हम यहाँ पे एक रिंग के ऊपर एक, यहाँ पे ये हमारा रिंग था, तो हम इसका एक रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा कट करेंगे, ये टुकड़ा। तो मान लो ये टुकड़ा यहाँ पे जो पहला एंड था वो था एंगल थीटा, और टुकड़ा का ये जो दूसरा एंड है वो बनाता है ये बीच में डी थीटा, जो कि एक छोटा सा एंगल है। तो ये लेंथ कितना होगा, तो ये लेंथ होगा आर गुने डी थीटा। ये बात तुम समझते हो। और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये पूरा वाई कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे आएगा, ये पूरा रेडियस आर है अगर, तो वाई कोऑर्डिनेट बराबर हो जाएगा आर का साइन थीटा कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये आर है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा आर साइन थीटा। समझ रहे हो बात। एक्स तो हमको निकालना ही नहीं है, केवल हम वाई मान लेते हैं। तो अब तुम एक बात समझ चुके हो कि हमको केवल वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। क्यों, क्योंकि ये वाई के अबाउट सिमेट्रिक है। तो हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया जिसकी लंबाई आर डी थीटा थी। अब एक बात समझो, ये रिंग जो पूरा होता तो इसकी लंबाई, अगर ये रेडियस आर है तो इसकी लंबाई पूरे रिंग की कितनी होती, 2 पाई आर। लेकिन हाफ रिंग है तो इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इसका आधा, नहीं लेंथ हो जाएगा पाई गुने आर। अब मान लो इस रिंग का जो वेट है, हाफ रिंग का मास दे दिया है एम तुमको, एम जो है वो हाफ रिंग का मास है। तो तुम जानते हो ये छोटे टुकड़े के लिए भी हमको लेमडा डिफाइन करना पड़ेगा, लेमडा डिफाइन करना पड़ेगा मास पर यूनिट लेंथ। तो हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ कितना है पाई आर, तो हो गया लेमडा। तो हम जो डी एम डिफाइन करेंगे तो वो हो जाएगा ये लंबाई जिसको हम डी एक्स बोल सकते हैं। तो हमारा जो लेंथ आया है टुकड़े का वो है आर गुने डी थीटा, और लेमडा पता है तो डी एम हो जाएगा लेमडा गुने डी एक्स, डी एम हो जाएगा लेमडा एम डिवाइडेड बाई पाई गुने आर गुने डी थीटा, कि हमने लंबाई आर डी थीटा लिया तो ये आर से आर चला गया, तो डी एम का मान आ गया एम गुने डी थीटा बाई पाई। अब ये तो तुम समझ गए कि ये हमारा आ गया डी एम। अब हम बात करेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो तुम जानते हो कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन y गुने डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम। तो y को y ही रख दो, और डी एम का मान हमने कितना निकाला है, तो हमने डी एम का मान निकाला है m बाई पाई आर डी थीटा, एम डी थीटा बाई पाई, एम डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई इंटीग्रेशन डी एम फिर से है m बाई पाई गुने डी थीटा। ठीक है, m बाई पाई क्या है यहाँ पे कॉमन है, तो m बाई पाई जो है यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, और y का मान याद करो, हमने यहाँ पे कुछ लिखा था, y का मान हमने लिखा था r साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे m बाई पाई कट गया तो हमको आ गया इंटीग्रेशन y का मान कितना है, इसको तो सिंपली तुम m रख सकते हो ना, इंटीग्रेशन डी एम को m रख दो तो m से m कट जाएगा, तो यानी ये आ जाएगा y गुने डी थीटा 1 बाई पाई, ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये हो जाएगा 1 बाई पाई बाहर है, y के बदले हम रख देंगे r गुने साइन थीटा गुने डी थीटा। अब एक बात सोचो कि ये जब रिंग को तुम देखना शुरू करोगे, जब इस पॉइंट पे देखोगे तो ये वाले पॉइंट के लिए एंगल कितना है 0,
फिर ये वाले के लिए कितना है, बढ़ता जाएगा, यहाँ पे आएगा तो 90 डिग्री। जब पूरा चक्कर काट के यहाँ आ गया तो 180, यानी थीटा का मान जो है वो हमारा 0 डिग्री से लेके पाए यानी 180 डिग्री के बीच में वेरी कर रहा है। यानी हम थीटा का मान लिमिट कहाँ से कहाँ देंगे, 0 से लेके पाई के बीच में। ये हो जाएगा हमारा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। नहीं हो जाएगा, आर भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से लेके साइन थीटा डी थीटा 0 से लेके पाई में कर दोगे तो रख दोगे तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तुमको इंटीग्रेशन करने आना चाहिए 2r/पाई। तो देखो कि हमारा जो सेमी सर्कुलर रिंग है उसका हमने यही देखा था कि हमारा सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास आता है वो कहाँ पे आता है, 2r/पाई पे। तो अगर तुम बेसिक स्टेप देखोगे तो क्या है, तो बेसिक स्टेप ये है कि सबसे पहले हम एक एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट का हम मास निकालते हैं जिसको हम dm बोलते हैं। उस एलिमेंट के लिए सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालते हैं और इंटीग्रेशन में प्रॉपर लिमिट के साथ रख के काम हो जाता है। इस डेरिवेशन को तुम खुद से करने का ट्राई करो, तुम कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि धीरे धीरे समझते समझते समझ में आएगा, एक दिन में थोड़ी ना आ जाएगा पूरा। ठीक है, ऐसे ही करके हम सेमी सर्कुलर जब डिस्क का निकालने जाएंगे तो क्या होगा, तो डिस्क का हम निकालते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।